हेलो नमस्कार दर्शकों, जनक सीरियल में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में जहाँ पे हम देख रहे होते हैं जनक को बहुत तेज़ी से भूख लगी थी, जिसकी वजह से ऋषि जो होता है ढाबे के पास रुकता है और बोलता है कि खाने में तुम्हारे पास क्या है। तब यहाँ पे जनक बोलती है मुझे दाल भात खाना। तब यहाँ पे ऋषि बोलता है मुझे सिर्फ चाय चाहिए और इनको दाल भात जो भी ये बोल रही है इनके लिए लेके आओ। तभी यहाँ पे जनक बोलती है अरे वाह शहरी बाबू, आपको मेरे भूख का ख्याल था, बहुत ही अच्छा किया जो आप यहाँ पे लेके आए। तभी ऋषि बोलता है तुम 2 मिनट के लिए शांत नहीं हो सकती, तुम्हें भूख लगी है तो प्लीज़ खाना खाओ, मेरे दिमाग मत खाओ। तभी यहाँ पे जनक बोलती है कि शहरी बाबू आप हम पे गुस्सा काहे कर रहे हैं, कितनी बार हम आपको बोले ये जो शादी हुई है वो नकली शादी, वो असली शादी नहीं है, फिर भी आप हम पे चिल्लाए जा रहे हैं, ये भी कोनो बात हुई क्या। और वैसे भी हमने आपको बोला है कि नकली शादी आप लेके जाना अपने घर में, आप बोलोगे तुम्हें हम सिंदूर इंदूर सब कुछ मिटा देंगे, आप बोल देना काम वाली है, अपने घर में 2-4 दिन रखना, हम काम वाम करेंगे और फिर उसके बाद हमसे अपने गाँव पे चले आएंगे, बोल देंगे कि वहाँ पे हमें बहुत तकलीफ होती थी, हमारा मन नहीं लगा इसलिए हम चले गए, सॉर्टेड। अब इसमें इतना क्या है, इतना क्यों सोच रहे हो आप। तो फिर ऋषि बोलता है तुम 2 मिनट के लिए अपनी बकवास करना बंद करोगे कि नहीं। तभी यहाँ पे जनक बोलती मुझे पता है आपकी मेहरारू है जो पहले से इंतज़ार करें, तो शहरी बाबू हम आपसे शादी क्यों ही करेंगे, पहले आप मुझे तो वो बता दो। और जब भी मुझे पता चल गया है तो मैं तो इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी तो नहीं कर सकती ना। ऋषि बोलता है अच्छा ठीक है शांत हो। लेकिन जनक बोलती है लेकिन मेरा रिक्वेस्ट है, वो काका के सामने आप कुछ भी मत बोलो, नहीं तो गाँव वालों के जाके कुछ भी कह देंगे ना तो बात बिगड़ जाएगी हमारी, इसलिए ये बात सिर्फ हमारे तक रहने दो। और हम बोलते हैं लेकिन हम इसमें गलत नहीं करते, आपको तो अच्छे से पता है कि हमने आपकी मदद की वहाँ से निकल अगर हम ऐसा नहीं करते तो वो गांव वाले आपको हिलने डुलने नहीं देते। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं वेटर जो होता है वो खाना लेके आता है। झनक दाल चावल देखती है एकदम से खुश हो जाती है और बोलती है ऋषि को ऑफर करती है खाने के लिए, लेकिन ऋषि नहीं आता है। ऋषि बोलता है तुम ये खाओ, बोलती है एकदम लल्लन टाप खाना है। और उसके बाद वो फटाक से एकदम हाथ से जो होता है देसी खाने की तरह खाने लगती है, जैसे गांव वाले खाते हैं, और एकदम लपेट लपेट कर खाना खा रही होती है। जहाँ पे सब लोग जनक को देख के मजाक बनाते हैं क्योंकि वो एकदम मानो देहाती है, वो कि जैसे बैठ के खाना खा रहे थे। जहाँ पे ऋषि भी उसको वार्न करता है कि ये कैसे खा रही हो तुम जनक। जनक जो होती बोलती तुमको क्या पता है कि एक कीमत की खाना क्या होती है, वैसे भी हम खाने के लिए ही जीते हैं और कैसे कैसे एक एक पाई जुड़ा के हमें खाना मिलता है सिर्फ हमें ही पता है शहरी बाबू, ये आप क्या जानो। तो फिर ऋषि बोलता अगर तुम्हारी बकवास हो गई तो चलो, क्या तुम्हें अभी भी भूख लगा है तो बताओ। ऋषि जनक बोलती भूख तो लगा है लेकिन हाँ हमें खाना नहीं है, अभी चलो। दूसरी तरफ यहाँ पे हम देखते हैं ऋषि बोलता है कि अभी एक काम करो तुम पीछे बैठोगे, लेकिन वो मना कर देता, बोलता है नहीं हम आगे बैठ के चलेंगे। ऋषि बोलता है नहीं तुम चुपचाप पीछे बैठो, मैं लेके जाता, तुम जिस हिसाब से चल रहे हो ना साइकिल भी हमसे आगे चली जाएगी। और झनक बोलती है हाँ वही तो, हम भी दौड़ लगाएंगे तो भी आगे चले जाएंगे। उसके बाद ऋषि बहुत फास्ट से गाड़ी लेके जाता है, जहाँ पे वो वार्न करता है उसका मालिक कि फास्ट लेके जाएंगे तो गाड़ी के फेल होने के चांसेस हैं। बट ऋषि को गुस्सा आ गया रहता है और वो बोलता है कोई ज़रूरत नहीं है, और इतना तेज़ी से वो लेके जाता है कि गाड़ी जो होती है वो एकदम मतलब उसका स्पीड ब्रेकर जो होता है वो फेल हो जाता है और गाड़ी जो होती है वो अलग ही रास्ते पे डगमगाने लगती है, कुछ भी समझ में नहीं आता और अचानक से जाके एक पेड़ में भिड़ जाता है, और जिसकी वजह से सब लोग बेहोश हो जाते हैं। बट वहाँ पे सबको होश आ जाता है, बट झनक को काफ़ी गहरी चोट लगी हुई रहती है जहाँ पे काफ़ी ब्लीडिंग हो रही होती है। जैसे ही ऋषि जो होता है झनक को उठाता है देखता है एकदम से ब्लैकआउट हो जाता है। तभी यहाँ पे उसके जो पीछे काका बैठे रहते हैं वो सीन क्रिएट करने लगते हैं, बोलते ये देखो हमारी झनक बिटिया को मार दिया, ये तो कभी शादी करना चाहता ही नहीं था, उसको ले जाना ही नहीं चाहता था, इसलिए तो उसको मार दिया, इसलिए तो पूरे रास्ते भर उसको सुनाते हुआ है। तभी यहाँ पे ऋषि बोलता है आप लोग पागल हो, वो बेहोश हुई है, वो मरी नहीं है, तो ऐसा जिद ना करो। और हाँ अगर तू ऐसा बोलेगा ना तो वो सच में, और उसको कुछ नहीं होगा लेकिन तू जरूर मर जाएगा। मैं कितनी बार बोल रहा हूँ कि वो उसको कुछ नहीं हुआ तो फिर भी आप लोग मृत घोषित करने लगे। तभी यहाँ पे बोलता है गाँव वालों आप पुलिस वालों को बुलाओ, तभी ये बताएगा। उसके बाद सारे पुलिस वाले आते हैं जहाँ पे ऋषि से सवाल जवाब करते हैं। ऋषि जो था अपना आइडेंटिटी दिखाता है और उनको बताता है कि वो एक पुलिस अफसर है, जहाँ पे वो लोग सलाम ठोकते हैं। और यहाँ पे ऋषि बोलता है मेरी मदद कीजिए मुझे लेके जाने के लिए, ताकि मैं जल्दी से इमीडिएट हॉस्पिटल में लेके जाऊँ। उसके बाद यहाँ पे ऋषि जो होता है वह पुलिस की गाड़ी में जो होता है वो बैठ के जाता है और ताकि वो हॉस्पिटल में पहुंचा सके। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे झनक जो होती है वो काफ़ी इमोशनल होती है, जहाँ पे फूल और रानी उसकी सखियाँ उसको समझा रही होती है कि देखो नूतन अभी तुम्हारी बच्ची चली गई, अभी तुझे जीना है। तभी यहाँ पे नूतन बोलती है देखो फूल रानी वो मेरी बेटी थी, उसकी ज़िंदगी किस तरह से तबाह कर दी, बेचारी पढ़ना चाहती थी, आगे बढ़ना चाहती थी, ऐसी जगह भेज दी, पता नहीं शायरी बाबू उसको प्यार भी कर पाएंगे कि नहीं, अपना भी पाएंगे कि नहीं, इतना दूर भेज दिए जहाँ हम अपनी बेटी से हाल चाल भी नहीं ले सकते। तभी हम देखते हैं वहाँ पे बीर और दामू आते हैं जो कि झनक के बोलते हैं यानी नूतन को कि नूतन हमें माफ़ कर दो, मेरी वजह से इतना बड़ा गलती हो गया, हमें अपनी पश्चाताप है, हम ये सब नहीं करना चाहते थे पर गांव के मुताबिक और रूल के मुताबिक हमें करना पड़ा। झनक बोलती बस चली जाओ, झनक यानी नूतन बोलती बस चले जाओ, हम मुझे तुम लोग का मुंह नहीं देखना है और ना ही तुम लोगों से कुछ सुनना है, और बाकी क्या रह गया है, मेरी छोटी सी बच्ची की फूल जैसी उसकी ज़िंदगी तो तबाह कर दी, मेरे घर की चौखट पर खड़े क्यों हो, चले जाओ यहाँ से और तुम लोग यहाँ से देखना मत। तब यहाँ पे ज्योति रानी समझाती है कि और दिमाग में और मगज में बैठा लो, नूतन तुम लोग की शकल में नहीं देखना चाहती तो उसके दरवाजे पे बार बार यहाँ पे खड़े मत रहो, वैसे भी उसकी बच्ची भेज दी। नूतन बोलती मेरे पास था ही क्या, सिर्फ मेरी
एक बेटी, लेकिन तुम लोग से वो भी नहीं देखा गया। जब बार बार वो बोलती रही उसने कुछ नहीं किया, लेकिन तुम लोग को सुनने पे क्या हो जा रहा था, तुम लोग अगर सुन लेते तो कुछ हो जाता। वो सहरी बाबू भी बोल रहा है, लेकिन तुम लोग की सोच इतनी घटिया थी कि तुम लोगों ने शादी करा दी। वो बच्ची जो मेरी पढ़ना चाहती थी उसकी ज़िंदगी तबाह कर दी। मैं गांव में आई तो कभी मेरा कुछ अच्छा नहीं हुआ है, गांव वालों ने कभी मेरे साथ ही नहीं दिया। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे ऋषि जो होता है वो झनक को तुरंत लेके आता है और इमरजेंसी वार्ड में लेके जाके वो एडमिट करता है। दूसरी तरफ यहाँ पे रिसेप्शन वाले जो होते हैं वो बोलते हैं कि सर आप यहीं पर रोकिए, डॉक्टर्स को उनका काम करने दीजिए। जहाँ पे ऋषि बोलता है हाँ हाँ ठीक है, मैं यहाँ पे रुका हुआ हूँ। और उसके बाद डॉक्टर लोग जो होते हैं वो काम स्टार्ट करने लगते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे पुलिस जो होता है बोलता है कि सर आप बाहर रुकिए, इन्वेस्टिगेशन तो शायद थोड़ा होना पड़ेगा, लेकिन जो भी है वो आप बता दीजिएगा। तभी यहाँ पे ऋषि बोलता है मैं उस चीज़ से नहीं डरता, एक्चुअली ब्रेक फेल हो गया तो काफ़ी पुरानी गाड़ी थी इसकी वजह से, बट इंश्योर आई श्योर कि जब भी मुझे ऐसा पता चला तो मैंने उसको टर्न कर लिया था। आई डोंट थिंक इतना गहरा चोट लगा रहेगा, बट प्लीज़ आप जो भी है एक बार डॉक्टर से बात कर लीजिए। तभी यहाँ पे उसके जो भी जूनियर्स रहते हैं ऋषि को बोलते ठीक है सर आप उसकी चिंता मत कीजिए, हम बात कर लेंगे। ऋषि जो था काफ़ी वरीड रहता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे झनक को एडमिट किया जाता है। तभी यहाँ पे डॉक्टर बोलती है इनके साथ कोई आया है कि नहीं। तभी यहाँ पे नर्स बोलती एक लड़का तो आया है, अभी पता नहीं कौन है। तभी यहाँ पे डॉक्टर बोलती हो सकता है उनके पति हो। तभी नर्स बोलती बिल्कुल भी नहीं सर, देख के तो मैम उसका पति नहीं लग रहा है। तभी यहाँ पे डॉक्टर बोलती क्यों, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है। तभी नर्स बोलती वो काफ़ी पढ़ा लिखा और काफ़ी हैंडसम लग रहा है, काफ़ी ऊँचे पोस्ट का लग रहा है, और ये लड़की काफ़ी गाँव की लग रही है, और मुझे लगता है कि उन दोनों का कोई मैच और मेल मिलन है। तभी डॉक्टर बोलते हैं अच्छा तुमने इतना परख भी लिया। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे बुआ आ जाती हैं और नूतन को खरी खोटी सुनाती हैं, बोलती कि अभी भी तुम्हारे मगज में नहीं हो, बेटी चली गई है और बिलाप कर रही है, बेटी तो अच्छी जगह गई। तभी कंका बोलती हूँ नूतन तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम तो हमेशा से चाहती थी कि तुम्हारी बिटिया बाहर जाए, शहर में पढ़े। उस शहरी बाबू आए और हमने तो सुना कोई बड़ा सरकारी अफसर है, अभी क्या ही चाहिए बताओ झनक को, सब कुछ घर बैठे तो मिल गया, इससे ज़्यादा क्या मिलेगा। और गाँव वालों ने तो शादी भी निपटा दी, तुम लोग को तो कुछ कछु करना भी नहीं पड़ा। तभी यहाँ पे फूल और रानी जो थे चिल्लाने लगते, बोलते हैं ओ बुआ तुमको शर्म आती है कि नहीं, बेटी के बारे में इतना बोलती रहती, तुम माँ बेटी के पीछे तुम दोनों हाथ धो के ऐसे पड़ गए हो पूछने, आखिर उसने तुम लोग का ऐसा क्या बिगाड़ा। कंका बोलती है अरे क्या गलत बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं सही तो बोल रहे हैं, अभी शहरी बाबू से शादी हो गई तो उसकी लाइफ सेट ही है ना। और वैसे भी सालों पहले जो नूतन शहरी बाबू के साथ जाना चाहती थी वो तो उसको लेके गया नहीं, वो तो यहीं छोड़ दिया, और उसकी बिटिया झनक और वो यहीं पली बढ़ी। अब झनक को तो जाना ही था गर्ल्स शहर में, तो पहुंच गई। तभी हम देखते झनक को अचानक से होश आता है, बट उसके सर पे चोट लगने की वजह से उसको काफ़ी वहाँ पे पेन हो रहा होता है। जहाँ पे नर्स पूछते हैं कि बताओ तुम्हारा नाम क्या। तभी यहाँ पे झनक बोलती मैं यहाँ पे कैसे आई हूँ। डॉक्टर बोलते तुम्हें चोट लगी, लेकिन तुम पहले बताओ तुम कहाँ पे जा रही थी जिसकी वजह से तुम्हें चोट लगी गाड़ी में बैठ के। तभी झनक बोलती मैं जा तो रही थी, हम जा रहे थे घूमने के लिए। तभी यहाँ पे वो नर्स बोलती है अच्छा घूमने के लिए जा रहे थे, फिर चोट कैसे लगी बताओ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे ईशानी जो होती है वो पीहू का ख्याल रख रहे होते हैं और उसको बोलती ही जाने के लिए। जहाँ पे पीहू जो होती है वो बदतमीजी करने लगती है ईशानी से कि आप अभी भी यहाँ से पीछा नहीं छोड़ी, आप यहाँ तक चले। तभी ईशानी बोलती है कि तुम इस बुरे इंसान के कैरेक्टर के बारे में जानती क्यों, तुम्हारे बाबा का उम्र का है और ये तुम्हें यहाँ पे अगले रूम में लेके क्यों आया है। तभी यहाँ पे जीत जो होता है इस चीज़ का फ़ायदा उठा लेता है, बोलता है देखा पीहू मैंने पहले ही कहा था कि ये औरत हमें चैन से रहने नहीं देगी, देखो ना पीछा करते करते कहाँ तक आई, ये कोई सेंस होता है। अरे मैं पीहू को लेके आया क्योंकि पीहू को विंडो व्यूज़ देखना था और मैं उसके बाद उसको घर छोड़ने वाला था, लेकिन तुम्हारी इतनी घटिया सोच है ना कि क्या करो। तभी यहाँ पे शानी बोलते तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम एक बेटी की उम्र के लड़के के साथ ये सब कर रहे हो। तभी यहाँ पे जीत बोलते हैं मैं पीहू को अपनी बेटी मानता हूँ और पीहू भी ये बात जानती है, लेकिन मिस ईशानी लगता है आप नहीं जानती, और बार बार ये जो आप कर रही है ना खेल कूद वो सही नहीं करी, इसके लिए अंजाम बहुत बड़ा भुगत देंगे आप। तभी ईशानी बोलती मुझे डर नहीं लगता, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे बार बार धौसोगे, धौस जमा दोगे और तुम्हें क्या पीछे हट जाओगे। इसमें मेरे पास खोने के लिए क्या बचा, मेरे बाबा नहीं रहे, मेरा घर नहीं रहा, तो मैं क्या ही करूँगी, अब मुझे किसी चीज़ का डर नहीं लगता। तभी यहाँ पे पीहू बोलती पहली बात तो आप यहाँ से चले जाओ, और पता नहीं क्यों मुझे बार बार ऐसा फीलिंग आ रहा है ना कि आप लोगों का कुछ तो पुराना है रिलेशन, इसीलिए तो आप लोग एक दूसरे को इतने अच्छे से जानते हो, मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं। ईशानी बोलती ऐसा कुछ भी नहीं है पीहू, लेकिन मैं इतना बोल सकती हूँ कि ये इंसान अच्छा नहीं है। तभी यहाँ पे जीत बोलता है कि ये बहुत लंबी कहानी है पीहू, मैं तुम्हें बताऊँगा कि इससे क्या मिला था, क्या हुआ था, क्या नहीं होता, लेकिन अभी के लिए तुम ये बस जानती रहो ना कि ये औरत अच्छी नहीं है, ये औरत ना ये सब अपनी लाइफ में कर नहीं पाई ना, तुम्हें इतना चिल आउट दिख रही है, तुमने देख रही तुम्हारे पेरेंट्स रोक टोक नहीं कर रहे, तो उससे कैसे ना रहा नहीं जा रहा है। ये सुनकर पीहू को और गुस्सा बढ़ जाता है क्योंकि जीत भड़काने में एकदम सफल हो जाता है। तभी यहाँ पे पीहू बोलती बस बहुत हुआ, अभी मुझे और ज़्यादा नहीं सुनना, तुम मेरी माँ बाप बनी की क्यों एक्टिंग करती हो। तभी यहाँ पे ईशानी बोलती मैं माँ हूँ, तुम पीहू मानो या ना मानो, मैं तुम्हारी दिल से सेवा करती हूँ, मैं तुम्हें दिल से अपना बच्चा मानती हूँ। तभी पीहू बोलती लेकिन मुझे तुम जैसी माँ नहीं चाहिए, तुम क्यों नहीं सोचती मेरी माँ एक ही थी, दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, तुम हमेशा ओवर एक्टिंग क्यों करने चली आती हो।
मुझे तो यही नहीं समझता, तुम बाबा को उल्लू बना सकती हो लेकिन हमें नहीं बना सकती हो, और मुझे क्यों लेने आई हो घर यहाँ पे, मुझे नहीं जाना है। मैंने बोला ना, तब यहाँ पे ईशानी बोलती मैं तुम्हारे बाबा को फ़ोन लगा दूंगी, तब शायद तुम्हें यकीन होगा, अभी तुम नहीं जाना चाहती। पीहू बोलती तो तुम मुझे डरा रही हो। तभी यहाँ पे जीत बोलता है देखा पीहू, मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि ये औरत काफ़ी डेंजरस है। एनीवेज ये बहुत लंबा कहानी है, लेकिन मैं तुम्हें ज़रूर एक दिन बताऊंगा इसके सारे किस्से क्या है क्या नहीं। ईशानी बोलती मैं डरूंगी, तुम चाहते हो कि मैं इतनी स्वार्थी बन जाऊँ, एक लड़की के साथ गलत होने दूँ, तो वो मैं नहीं होने दूंगी। मेरे पास खोने के लिए क्या बचा है जो तुम मुझे धमकियाँ दोगी। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, उस घर से निकाल दिया जाएगा ना, 2 वक्त की रोटी नहीं मिलेगी चलेगा, लेकिन किसी की ज़िंदगी इस तरह से नहीं ख़राब होने दूंगी। जो तुमने मेरे साथ किया दूसरे के साथ नहीं हो सकता। तो ये पीहू बोलती एक सेकंड, आपके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ मुझे कुछ जानना नहीं है, लेकिन आप इस तरह से हमारा पार्टी स्पॉइल नहीं कर सकती। जब देखो जहाँ देखो चले आते हो, मुझे तो समझ में नहीं आता। इतनी बार मैंने वार्न किया था कि आपको नहीं आना है, लेकिन आपको फिर भी नहीं समझ में आती है ये बात। ईशानी बोलती है समझ तो तुम नहीं रही हो पीहू, ये आदमी बहुत ही खतरनाक है, तुम इससे दूर रहो। मैंने इसको भापा है, इसलिए मुझे पता है कि ये आदमी बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, वरना ये तुम्हें यहाँ पे रूम में क्यों बुलाता। अगर तुम्हें ये ड्रिंक और पार्टी करनी थी तो तुम बाहर भी कर सकती थी, बंद कमरे में तुम्हें क्यों लेके आता। अगर ये ऐसा नहीं होता तो शायद मुझे इतना शक नहीं होता ना, तो मैं यहाँ पे क्यों आती। मैं जो भी बोली पी हूँ सिर्फ तुम्हारे अच्छे के लिए बोल रही हूँ, तुम समझो, तुम इस आदमी के चक्कर में मत पड़ो, ये आदमी बहुत ही ख़राब है। तभी पीहू बोलती आप इतनी श्योरिटी के साथ कैसे बोल रही हैं। तभी यहाँ पे ईशानी बोलती सब सवालों के जवाब बाद में दूंगी, भी घर चलो। उसके बाद वो पीहू को घर ले जाना चाहती, जहाँ पे पीहू अपना हाथ छोड़ा देती। तभी यहाँ पे जीत जो था धमकी देता है, बोलता है सिर्फ 2 दिन देखना, 2 दिन के बाद तुम्हारी दुनिया उथल पुथल कर दूंगा, नहीं तो तुम पीहू का हाथ छोड़ो और उसे रहने दो। वैसे पीहू तुम जाओ इनके साथ क्योंकि ड्रामा करेंगी, लेकिन इन 2 दिनों के बाद ना सब कुछ सॉर्ट हो जाएगा, तुम मेरा यकीन करो। फिर ये ना खुद ही अपने ज़िंदगी से रोती रहेगी। तभी ईशानी बोलती जो करना है कर लो, मुझे डर नहीं लगता है जीत। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे जनक रोई जाती है, जैसे उसको पता चलता है कि उसकी बेटी का एक्सीडेंट हो गया। गाँव वाले जैसे ही खबर देते हैं, जनक बोलती है पहले ही मैं मना करी थी लेकिन किसी ने नहीं सुना। तभी यहाँ पे कंका बोलती है वो तो अशुभनी थी इसलिए अशुभपन हो गया। ये सुनकर दिया बुझ जाता है, जहाँ पे कंका बोलती देखा तुलसी का दिया भी बुझ गया, इसका मतलब इतने कुछ तो बुरा अनर्थ हो रहा है, कोई तो अपशगुन हो गया। दूसरी तरफ यहाँ पे जनक को कुछ भी याद नहीं रहता और वह कुछ भी अनाप शनाप बातें कर रहे थे, जहाँ पे डॉक्टर को समझ में नहीं आता कि जनक के साथ क्या हुआ। आगे एपिसोड पे बने दर्शकों लाइक और सब्सक्राइब करें।